देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आज आइए देखते हैं हमारे दर्शकों ने कौन सा मुद्दा चुना है बहस के लिए। बहस शुक्रवार को होनी है और आज के दिन होनी है और बहस के लिए हमने आपको 3 विकल्प दिए थे। आइए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपने किसको सबसे नंबर 1 बनाया है। आज हम उसी पर बहस करेंगे जो हमारे दर्शक चाहते हैं। इसके अलावा दर्शक लाइव जुड़ेंगे भी, पटना से जुड़ेंगे, लखनऊ से जुड़ेंगे, देहरादून से जुड़ेंगे, झांसी से जुड़ेंगे। ओम प्रकाश पांडे, रूपेश कुमार, रोहित जादा और कुंवर देवांश सिंह, ये चारों हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज का मुद्दा है, क्या फेल स्टेट बन चुका है पाकिस्तान? ये 65% लोगों ने इसे वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। भारत के खिलाफ नफरत की भावना के साथ ये देश बना था और इसकी पूरी की पूरी राजनीति अब भारत के खिलाफ कैसे प्रपंच किया जाए इसके आधार पर चलती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संसद में बुरी तरह गिरे हुए हैं। संसद में इस हफ्ते मारपीट भी देखने को मिली। उधर आर्थिक सर्वे में यह दावा किया गया कि इकोनॉमी में बहुत बड़ी तरक्की हुई है क्योंकि पाकिस्तान में 3 लाख गधे बढ़ गए हैं, जिसके निर्यात के साथ अब पाकिस्तान कुछ डॉलर्स कमाएगा। पाकिस्तान पर बिलियन डॉलर्स का कर्जा है। वहां पर जो व्यक्ति पैदा होता है लगभग 1.25 लाख का कर्ज होता है पैदा होते के साथ ही उस पर। ऐसे में सरकार का ज़्यादातर पैसा दूसरे देशों को ब्याज देने में चला जाता है। तो ये मुल्क तरक्की कैसा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल कि इतने तमाम बुरे हालात होने के बावजूद भी पाकिस्तान कश्मीर पर राग अलापना नहीं छोड़ता। शाह महमूद कुरैशी ने चिट्ठी लिखी यूएन को और कहा कि कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश भारत कर रहा है। डेमोग्राफी नहीं बदल रहा है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिला रहा है। आइए देखते हैं क्या है पाकिस्तान की सूरत हाल, फिर इस डिबेट को खोलेंगे। तो आज इसी पर बहस होगी देश की बहस में और साथ ही साथ हम आपसे सवाल भी पूछेंगे। देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या सवाल है। क्या पाकिस्तान की विदेश नीति भारत की विदेश नीति से मुकाबला कर सकती है? इसी संदर्भ में हमने सवाल पूछा है। और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा भारत से मुंह की खाता रहा है, मुंह की खाई है उसने, चाहे यूनाइटेड नेशंस का मंच हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच, चाहे कुलभूषण जाधव का मामला हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी भारत जीता। और इसीलिए हमने सवाल पूछा है, भारत की विदेश नीति का पाकिस्तान कभी मुकाबला नहीं कर सकता, हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल पेज पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, ट्विटर पर जा सकते हैं, साथ ही साथ हमारे न्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को खोलता हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं लेखक, पत्रकार और कमेंटेटर तारिक फतेह साहब। पाकिस्तानी मूल के हैं, कनाडा में रहते हैं, द टोरंटो के लिए लिखते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं जिनका कद उनके पद से बहुत बड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, सबसे सुलझे हुए सेना के सोल्जर्स में से एक हैं। मेरे साथ जावेद गफ्फारी साहब हैं, पाकिस्तान के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अब्दुल समद याकूब साहब हैं, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिससे खुद इमरान खान नियाजी आते हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अजीम भट्ट साहब हैं जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं। शुरुआत में आपसे ही करता हूं। सबसे पहले अब्दुल समद याकूब साहब, देखिए आपकी आर्थिक नीतियां जहां पर हर पाकिस्तानी बच्चे के ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा कर्जा है, उसको सुधारने के लिए आपकी सरकार ने क्या प्रयास किए, उसका एक उदाहरण है जो आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आया है। ये खबर आई है पाकिस्तान के अखबार में जिसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पाकिस्तान में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था में भले ही खस्ताहाल हो गई हो अर्थव्यवस्था, लेकिन हर आर्थिक सर्वे के अनुसार देश में गधों की तादाद में भारी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तानी सरकार के आर्थिक सर्वे 2020-21 में कहा गया है कि देश में गधों की संख्या में 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है और इन 3 लाख गधों को बेचकर चीन से पैसा कमाया जाएगा। तो ऐसे कर्ज उतारेंगे आप गधों को बेचकर? और क्या ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखने लायक चीज है कि गधे बढ़ गए भाई इमरान खान जी के कार्यकाल में? बात जरा संजीदा हो जानी चाहिए। ये मैं पे बात नहीं आऊंगा, लेकिन ये बात मानने की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो टर्बुलेंस में गई है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं, 1990 में आपकी इकोनॉमी जो थी वो $1 अरब आपको बिलियन से कर्ज देना पड़ता। आपको तनख्वाह देने के पैसे नहीं रहे थे।
तो मुल्कों की इकोनॉमी में फर्क पड़ता रहता है। ठीक है, एक वक्त आपका बुरा गुजरा, आज आप एक अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन में, आज हम जरा पिछली गवर्नमेंट के कर्ज लेने की वजह से जो हमें सूद देने पड़ रहे हैं, वो हम भी मानते हैं कि इकोनॉमी का हाल बुरा है यहाँ पे, जो कि बेहतरी की तरफ जा रहा है। मगर मसला हमारी इकोनॉमी का नहीं है, हमारे इंटरनल मैटर्स को से आपको इशू नहीं होना चाहिए था। आपको हमारे साथ प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमारी पिछली चाइना के साथ जो हमारी इन्वेस्टमेंट और जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हमारी चल रही है, जिससे वो सीपैक हो गया वो, क्योंकि आपको असल खतरा तो अब है चाइना से। चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, चाइना का गुस्सा आप निकालते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उधर तो आपका लद्दाख में भी आप नहीं लड़ पाए, और आपको पता है कि आप अगले 100 साल भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो जो चाइना का गुस्सा आप हमारे ऊपर निकालते हैं, वो समझ में आता है। इसलिए मैं भी सुन लेता हूँ आपकी बातें, क्योंकि ठीक है, आपका जो विषय है वो होना भी चाहिए। मुझे बताइए ना, मैं बड़ी गंभीरता से पूछ रहा हूँ ये सवाल, मैं बड़ी गंभीरता से पूछ रहा हूँ ये सवाल। आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक दशा और दिशा का एक आईना होता है, क्या उसमें ये लिखना संसद के अंदर पेश किया जाता है? इसे आप हमारे यहाँ कम से कम अब्दुल समद याकूब साहब, क्या आपको लगता है कि आर्थिक सर्वे में देश के आर्थिक हालात को बताने के लिए गधों की आबादी को लिखना जरूरी है? देखिए, ये सर्वे मैंने अगेन इस पर मैं कॉमेंट ही नहीं करना चाहता कि मतलब गधों के हवाले से आप बात करें तो फिर क्या कॉमेंट करें। कोई सुअर ले आए, कोई गधे ले आए, मतलब ये एक संजीदा टॉपिक, एक नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट होगी तो इसके ऊपर मैं क्या आपसे कह सकता हूँ। और ठीक है, हमारी जो बाकी पॉलिसी है, जो गाय भैंस और इस तरह की डेयरी, सर मैं तो आपके आर्थिक सर्वे को कोट कर रहा हूँ, मैं कोई अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपकी इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर रहा हूँ। सर्वे तो आप मुर्गियों के ऊपर करा ले, सर्वे आप जो है ना घोड़ों के ऊपर करा ले, गधों के ऊपर करा ले, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सर्वे तो आप किसी जगह सर देश का इकोनॉमिक सर्वे है, सर देश का इकोनॉमिक सर्वे है, मेरा नहीं, पाकिस्तानी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, जिसमें वो बताता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिए, अगेन मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि अगर हम संजीदा गुफ्तगू करें तो ठीक है, सर्वे तो आप किसी चीज़ के ऊपर भी करवा दें। अगर मैं सर्वे पे आऊँ तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप जो दुबई में जो कुछ चल रहा है, जो भी गलत काम हो रहे हैं वहाँ से, या आप इंडिया से जो लोग भेज रहे हैं वहाँ पे उनके क्लब में भी, इनके सारा कुछ, ये भी आपकी एक कमोडिटी है जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरी दुनिया की, उस हवाले से तो इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ से अवॉइड करता हूँ कि आप गधों की बात करेंगे। आप सर हम वैक्सीन दे रहे हैं पूरी दुनिया को, हम पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं, गधे नहीं। आप वैक्सीन दे, कोरोना की वैक्सीन बनाई है हमने। आप सिर्फ कोरोना की वैक्सीन नहीं दे रहे, आप उनको बहुत रंगीनियां भी दे रहे हैं उनको। आप जब गधों की बात करेंगे फिर मैं आपको कॉमेंट इसी तरह करूंगा, तो इसको अवॉइड करके बेहतर है, इसको आप छोड़ दें इस बात से। चलिए ठीक है, मैं इसी सवाल को जनरल बख्शी के पास लेके चलता हूँ। जनरल बख्शी साहब बताइए, मुझे बताइए, क्या आर्थिक सर्वे के अंदर गधों की आबादी और 3 लाख बढ़ गए, इस पर पीठ थपथपाना सरकार का, ये आपको लॉजिकल लगता है? ये देखिए साहब, ये हमारे पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स कह रहे हैं कि वो जरा सीरियस प्लेन पे ले जाना चाहते हैं, तो मैं सीरियस प्लेन पे ले जाता हूँ। सबसे पहले तो आप जो है वो किताब पढ़ें पॉल कैनेडी, जिसने अपनी किताब में राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स बताया था कि ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स like Austria, Hungary, like Germany, like Pakistan, tend to collapse from imperial overstretch and overreach, because क्योंकि आर्मी जो है वो वहां पे बिल्कुल चाबुक चलाती है, सारे रिसोर्सेज हड़प जाती है, और ये आपकी त्रासदी रही है। आपकी फौज खा गई है पाकिस्तान का पैसा, खोखला कर दिया है आपको। अब खाने के पास आपके लोगों के पास हो या ना हो, वो उनको अच्छे से अच्छे टॉय हथियार चाहिए, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चाहिए, स्वीडन से एवैक्स चाहिए, और कहां से उनको जेट फाइटर चाहिए, ये सब। तो ये जो आपकी फौज है, इसने आपकी इकोनॉमी का भट्टा बिठाया है और आपको गधे बेचने की कागार पे लाया। अब मैं आपको दूसरी बड़ी सीरियस बात कहूंगा, प्लीज मेरे को ध्यान से सुने और अपने फौजी आकाओं को बताएं। देखिए साहब, आप जितना चिल्ला ले, यू कैन डू नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर के बारे में। हमने 370 हटाया, हमने 35A हटाया, यू हैव बीन एबल टू डू नथिंग सिवाय चैंचे। सेव योर ब्रेथ, व्हाट कैन यू डू?
ठीक है, और मैं आपको एज अ फौजी पूछता हूं, यू वांट कश्मीर, कम एंड टेक इट, लेके दिखाइए। So why are you talking nonsense? You know you can't do it. You can't even dream of it. आपके मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे साहब, तो आप कश्मीर का राग क्यों अलाप रहे? Why are you wasting your breath? Why are you wasting your time? आप अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और दुनिया को ये घिसा पिटा टूटा हुआ रिकॉर्ड 75 साल से सुन सुन के उनके भी कान पक गए। सेनेटर साहब, आपकी जो भी उपाधि है, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट कैन यू डू अबाउट कश्मीर? स्वीट फैनी एडम्स। तारिक फतेह साहब इसका मतलब समझ गए हो। स्वीट फैनी एडम्स, यू कैन डू नथिंग। मेरा आपसे यही सवाल, मैं आपका सवाल ही जो जिसको आप समझ साहब बता दीजिए, हिम्मत हो तो कश्मीर लेकर दिखा दीजिए। चुनौती दे दी आपको जनरल बख्शी ने, और जब भी आपने हिम्मत दिखाई है मुंह की खाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको आप पाकिस्तान और मोबाइल कश्मीर कहते हैं, तो आप आए ना 1 इंच, आप अपनी गैरत दिखाएं, 1 इंच आके ले लें हमसे। आपसे तो आपकी फौज इतनी बड़ी फौज, हमसे 5 गुना बड़ी फौज है, आप तो हमसे 1 इंच नहीं ले सकते। तो फिर आप उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर करना बंद कर, आप ले सके, हमसे नहीं ले सकते। तो आप आए ना हमारे पास। तो मान लीजिए ना, कश्मीर का राग भूल जाइए। फिर जब आप हकीकत जानते हैं तो कश्मीर का राग क्यों लाते हैं? जनरल बख्शी यही कह रहे हैं। नहीं, जब आप हमें डेयर करते हैं, हमने तो आपको लेट 90s में हमने तो इंडिया को गर्दन से दबोच लिया था कश्मीर के मामले के ऊपर। तब तो आपको जानने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उस वक्त आप लूज करते हुए नजर आया। फिर आपने आगरा समिट किया, वहां पे आप सोल्यूशन की तरफ आए, जो पूरी तरह तकलीफ कर देते हैं। वो सोल्यूशन हमने नहीं माना उसको। अगर हम मान गए होते तो आप उस वक्त वो कर चुके होते। फिर आपने इस्लामाबाद समिट किया। अगर आप इंटेग्रल पार्ट कहते हैं तो आप किस चीज के ऊपर डिबेट करते हैं कश्मीर? आप क्यों डिबेट क्यों करते हैं, क्यों डायलॉग करते हैं कश्मीर के ऊपर हमसे? आपकी डायलॉग जब आप सर, हमने तो कश्मीर पर बात करना बंद कर दिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। समझ साहब, तारिक फतेह साहब से जवाब ले लेता हूं। सर, क्या पाकिस्तान ड्रीम कर सकता है कश्मीर के बारे में? बताइए तारिक फतेह साहब, इनको हकीकत बताना बहुत जरूरी है। देखिए, ये मेरे पास 1948 की किताब है, शबीर अहमद साहब ने लिखी, ट्राइबल इन्वेजन ऑफ कश्मीर। ये जब जिन्ना साहब के ज़माने में फौजियों को सिविलियन लिबास पहना के, उन्हें ट्राइब्समैन बना के अपने ही मुसलमानों को, अपने मुस्लिम कश्मीरों का कत्लेआम करवाया था, और श्रीनगर के बजाय उनको श्रीनगर की औरतें नज़र आ गई थीं। तो वो पिटाई होके फिर वापस चले गए, एंड उसके बाद फिर 65 में आए। 65 में धुनाई हुई, उसके बाद चले गए। शास्त्री साहब के बारे में मजाक उड़ाते थे, कह रही है टुनकू है, छोटा है, ये वो धुलाई लगाई, वो फिर खत्म हो गए। 71 में आपने किया, फिर मुल्क टूट गया। ये इतना यानी ब्लाइंड साइटेड है कि कश्मीर से ज्यादा तो इनका क्लेम होना चाहिए बांग्लादेश पे, ये उसके ऊपर नहीं कर पा रहे। आप समझिए कि लीगैलिटी और पाकिस्तान की जो फाउंडेशनल है, उसमें पाकिस्तानी ये प्रोपेगेंडिस्ट या हुकूमत है, वो कहें कि भाई बांग्लादेश तो हमारा था, हमें वापस दो। ना 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 ना, वहां तक तो जवाब ही नहीं जाता। जो चीज नामुमकिन है उसके बारे में कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का अंदर का एरिया है, जो एक कैप्टन ब्राउन ने उठा के पेशावर के कर्नल को दे दिया था, पाकिस्तानियों को पता भी नहीं था कि वो पूरा हिस्सा चला गया, वो कोल्ड वॉर का जमाना था। वहां लोग, जबान उनकी अलग, रिलीजन उनका अलग, वो पाकिस्तान से हटना चाहते हैं। आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, नीचे सिंध में आइए, जो पिछले 3-4 हफ्तों से जो हालात वहां हो रहे हैं, आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद सिंध के अंदर जलूसों के अंदर देखा है। वो पाक फौजियों का जो है बहरिया टाउन, उसकी पूरी हेडक्वार्टर को जलाते हुए देखा है। ये कोई छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान इज बर्स्टिंग एट इट सीम। सिवाय वहां यूपी और बिहार के उर्दू बोलने वाले या वो पंजाबी जो पंजाबी से शर्मिंदा हैं, उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, वरना ना पश्तून रहना चाहता इनके साथ, अटक के उस पार कोई नहीं रहना चाहता, सिंध में कोई पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। बलूचिस्तान पे तो इनकी फौज ने 1948 पे कब्जा किया था। जब कश्मीर में पिटाई हुई तो वही पाकिस्तानी ऑफिसर्स कलात पे आके कब्जा कर गए, जिसकी आज़ादी अगस्त 11 को इंडिया और पाकिस्तान से पहले आज़ाद जो हुआ मुल्क वो बलूचिस्तान था।
बिल्कुल जैसे बर्मा या सिलोन या नेपाल है, ये उसको भी नहीं समझते हैं, ये जानते ही नहीं हैं। और अगर आप चौरासिया साहब टेक्स्ट बुक्स देख लें पाकिस्तान की, आप इनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। उसके अंदर सिवाय हिंदू हेट्रेड, हनूद और यहूद, जूइश कंस्पिरेसी, काफिरों को गालियां, जुम्मे की नमाज में कहना या अल्लाह मुसलमानों को कौम काफिरीन पे फतह नसीब कर। आपको इतना कर रहा हूँ, आप फिर मुसलमानों की और आप इस तरफ लेके जाते हैं। आपने बात की 1948 में कश्मीर में ट्राइबल एरिया चलेगी, दे दी हमने, तो आप हैदराबाद इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कंडेम क्यों नहीं करते? नहीं, मेरी बात है, हैदराबाद में जो स्टैंड एग्रीमेंट था उसमें अगर इंडिया में अगर उन्होंने भेज दिया, अगर कौन सा हैदराबाद? अरे जो हैदराबाद पाकिस्तान में, उसकी बात करें पहले। नहीं, जो इंडिया में हैदराबाद, जो इंडिया में हैदराबाद है, उसकी आप नहीं बात करते। नहीं, आप उस तरफ जो हैदराबाद है वहाँ पे है ना AIM का, वहाँ से। अरे अब्दुल समद साहब, पहले पाकिस्तान तो संभाल लेना, फिर कश्मीर का सपना देखिएगा। पहले पाकिस्तान तो संभाल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो उसके ही टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तारिक फतेह साहब आगाह करा रहे, कोई रहना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ। और मैं इसी सवाल को लेकर मेरे पाकिस्तानी पत्रकार अजीम भट्ट के पास जाता हूँ। अजीम भट्ट, बताइए, क्या बलूचिस्तान वाले आपके साथ रहना चाहते हैं? क्या पश्तून रहना चाहते हैं? क्या आपके साथ गिलगित बाल्टिस्तान वाला रहना चाहते हैं? हर जगह विद्रोह है पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ लोगों को छोड़कर, चंद लोगों को छोड़कर जो वहां राजनीति करते हैं। बताइए भट्ट साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया दीपक, सबसे पहले तो। और दूसरी बात, जो सवाल है आपका, उसका बड़ा सीधा सा जवाब है। और वो जवाब पता है क्या है? कि पाकिस्तान के साथ उसके चारों सूबों के लोग रहना चाहते हैं, और जो लोग नहीं रहना चाहते, तारिक फतेह साहब जैसे या अदनान समी जैसे, वो इस मुल्क से बाहर हैं और उनकी हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वो रहें बाहर, वो रहें खुश, हमें ना तो वो चाहिए, और अगर उन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना तो खुशी से बाहर रहें भाई। हमें भी इस तरह के फसादी लोग नहीं चाहिए जो आज भी इस डिबेट में दो देशों की इकोनॉमी पे अगर बात हो रही है तो ये हिंदू मुस्लिम फसादात की बात कर रहे हैं। ये आज भी वही राग आप रहे हैं जो ये कहते हैं कि मैंने बांग्लादेश की आजादी में मुक्ति बानी का दिया था। तो ये इस तरह की फसादी, आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आप चाहिए, आपको इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान में जाना चाहते भी हैं तो शौक से जाएं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान रहना चाहते हैं। हाँ, तो भाई निकलो ना बलूचिस्तान से। मेरी बात सुने तारिक साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बात सुनिए। बिल्कुल, दीपक ने जो बात की है, या आपके पैनलिस्ट जो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हो सकते हैं, और बहुत से मसाइल हैं, हम उससे भागते नहीं हैं। हमारी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको अपने देश के अंदर बैठ के भी क्रिटिसाइज करते हैं। आई एम नॉट अ स्पोक पर्सन ऑफ पीटीआई, वहां पर समद साहब बैठे हैं, वो उसकी जो है वो बात का जवाब देंगे। मैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एक्टिविस्ट, एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन ये बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको फेस कर रहे हैं, और हम उसके लिए दुआ गो भी हैं, और हमारी हुकूमत या हमारी जो दीगर इदारे हैं वो उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान यहाँ पर बैठकर अगर हिंदू और मुस्लिम फसादात जो कि 1947 में भी इन्होंने करवाए और उसका हर्जाना भुगता, 1947 में भी हिंदुस्तान यही कहता था कि जनाब ये तो पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, मुसलमान ये अलहदा देश नहीं हासिल कर सकते, ये अलहदा मुल्क हासिल नहीं कर सकते। जो आप आज बात कर रहे हैं कि कश्मीर की बात बाद में करें, कश्मीर की बात बाद में करें, उस वक्त भी आप जैसे लोग यही कहते थे, तारिक फतेह साहब, और हमने 1947 में ये मुल्क लेके दिखा दिया आपको। लेकिन आपको सबक समझ में नहीं आया, आपको फसादियों के तौर पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में उतारा। 10 लाख आदमी मारने के बाद भी। तारिक साहब, इनको समझाइए कि इन्होंने देश जो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान आइडेंटिटी के नाम पर ही भट्ट साहब आपने इस देश को मांगा था, जिसकी दुनिया के सामने कलई खुल चुकी है। क्यों तारिक फतेह साहब एग्री करेंगे? बैंड बज चुकी है, के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, आपके यहाँ शर्जील इमाम को कैद किया गया, आपके ऊपर आफरीन फातिमा को जो है वो अरेस्ट किया गया, आपके यहाँ मुकदमा हुआ, आपके यहाँ उमर खालिद के ऊपर मुकदमा हुए, आपने उसके ऊपर पूरे प्रोग्राम किए होंगे। आप ये बात न करें। जिसके घर में पाकिस्तान का झंडा होगा उस पे होगा, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा पुरानी दिल्ली में, उसके साथ यही होना चाहिए। जो हरे रंग के झंडे लेके घूम रहे, जिन्होंने बिहार और यूपी से पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के लोग, वो तो आपके लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं। अरे भाई, वो तो आपके छोड़ आए हैं ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो तो छोड़ के आए हैं वहां। सीधे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास चलता हूं। जनरल साहब मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि तारिक साहब को कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मत करिए, इसी नाम पर तो इन्होंने पाकिस्तान मांगा था। दीपक जी, लिया भी है। दीपक जी, देखिए, जो तारिक फतेह साहब बोल रहे हैं
वो बहुत विस्तार और गहराई से बोल रहे हैं। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान नहीं समझता है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने इनको सिर्फ हेट इंडिया, एंटी इंडिया सिखाया है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने सिर्फ इनको जो राग रागा है वो सिर्फ कश्मीर के बारे में और चाइना के साथ में नापाक गठबंधन और टेररिज्म में भी क्या किया, धर्म को और जिहाद के शब्द को ऐसे इंटरप्रेट किया कि इसको फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन तरफ ले गए। और उससे हुआ क्या है कि पाकिस्तान आज के दिन, ठहरिए साहब ठहरिए, मैं बोल रहा हूं, इंतजार कीजिए। देखिए इसके कारण पाकिस्तान का जो आज स्तर है हर एक विषय के ऊपर में, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक जगह स्तर गिर गया है। आप देखिए उनके पार्लियामेंट में क्या स्तर है, क्या भाषा यूज कर रहे हैं, क्या कल्चर दिखा रहे हैं। ये शर्म आती है देखकर कि इस प्रकार का स्तर गिर गया है पाकिस्तान का। और देखिए एक बड़ी बात यह है कि आज जो पाकिस्तान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, जो जैसे आपने बताया, उसके अंदर में उनका शुरुआत ही डेप्ट सर्विसिंग से शुरू होता है। शुरुआत ही लोन और डेप्ट को किस प्रकार चुकाया जाए वहां से शुरू होता है। इन्फ्लेशन, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी जो आइटम्स हैं उनकी कीमत, मेरे को तो मौका मिला था 2012 में पाकिस्तान जाने का, मैंने तो खुद देखा है किस प्रकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम है, किस प्रकार वहां गैस की प्रॉब्लम है, किस प्रकार वहां पेट्रोल की प्रॉब्लम है, किस प्रकार जो अवाम है वो किस मुश्किलों से गुजर रहा है। देखिए पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने मिलकर अपने देश को, अपने अवाम को बेचा है चाइना को। इसके 3 समाधान है। देखिए प्रॉब्लम है लेकिन उसका समाधान क्या है? सबसे पहले बड़ा समाधान यह है कि पाकिस्तान को जो इन्होंने 1947 से शुरू किया था स्ट्रेटजी और पॉलिसी, हेट इंडिया, एंटी इंडिया, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। इनको स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना पड़ेगा। देखिए ये जो कश्मीर का कार्ड था ना, जो कहानी थी, फॉल्स नैरेटिव था, वो 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गया, जड़ से निकल गया। अभी वो चीज एकदम खत्म हो गई। वो फॉर्मर स्टेट जो जम्मू कश्मीर का था, अभी 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। इनको तो पता भी नहीं क्या हुआ है। इनके पैर के नीचे से जो रग निकली है ना, वो इनको पता ही नहीं चला है। और जो तारिक फतेह साहब ने इतने सुंदरता से, विस्तार से, डिटेल से, देखिए तारिक साहब की एक खूबसूरती है, वो गहराई से, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, फिलोसफर हैं, अब बहुत एकेडमिशियन है, रिसर्च बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। बल बूते पर बोलते हैं लेकिन बाकी कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको 3 बातों की जरूरी है। देखिए पहला कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करें, दूसरा कश्मीर के कार्ड को ड्रॉप करें, और तीसरा है जो नापाक गठबंधन जो इन्होंने शुरू किया है चाइना पाकिस्तान के बीच में, उसको कोऑपरेशन पे लेके आए, उसको न्यूक्लियर, मिलिट्री से लेकर और कहीं पर जाए, ये है उनके लिए। आप कहते हैं ठीक है, मैं सीधे चलता हूं जावेद गफ्फारी साहब के पास। जावेद गफ्फारी साहब, अब पाकिस्तान तभी आगे बढ़ पाएगा जब हेट इंडिया कैंपेन को वो रद्द करेगा और कश्मीर की बात छोड़ेगा। करने को तैयार हैं आप, वरना बातचीत नहीं, वरना कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं, आपको भी पता है। हम तो इस तरह की कोई पॉलिसी है ही नहीं हमारी तरफ से इंडिया भाड़ में जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो हंस रहे हैं ना, ये असल में तो क्यों कश्मीर रोते हैं? तो क्यों कश्मीर रोते हैं जावेद गफ्फारी साहब? ये तारिक फतेह नाम की जो शर चीज आपने बचाई हुई है ना, ये इसमें शैतानी है, इसकी हर बात में शैतानी है, इसका काम ही शैतानी फैलाना है। इसने जो इशू उठाया है वो कोई इशू बनता ही नहीं था। अब ये बांग्लादेश को क्यों नहीं हम कह रहे, इसका मामूल लगता है बांग्लादेश को हम उसको वापस लेके आए। बांग्लादेश चला गया, जो चला गया वो था ही नहीं हमारा, जो चला गया वो हमारा था ही नहीं। तारिक फतेह जैसे तुम चले गए हो, हमारे है ही नहीं, हमें कोई लेना देना ही नहीं तुमसे। तुम्हें कोई क्यों मांगा था भारत से? झूठे, क्योंकि तुम तारिक फतेह एक झूठे इंसान हो, तुम एक शर इंसान हो, तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो और कभी पाकिस्तान के हक में बात नहीं कर सकते। इसलिए तुम बाहर बैठे हो और बदनसीब आदमी हो।
जो वतन से दूर होता है, अपने घर से जो मट्टी से निकाला जाता है, उसमें कोई तो बुराई होती है। तुम एक बुरे इंसान हो, इसलिए तुम वहां पे बैठे हुए हो। और पाकिस्तान की मिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह पाक है तुमसे, और तुम जैसों से अच्छा ठीक है, बहुत ये देखिए कितनी नफरत भरी है आप में जावेद गफ्फारी साहब, कितनी नफरत भरी है आप में। यही तो आपका हेट इंडिया कैंपेन है, यही तो आपको हेट सिखाता है। आपके दिमाग में भर दिया ISI और आर्मी ने, आपके दिमाग में भर दिए। तारिक फतेह साहब जवाब देंगे। जावेद गफ्फारी साहब यही हम कह रहे हैं, ISI और आर्मी ने आपके दिलों में नफरत भर दी है, भारत के खिलाफ भी और हर राइट थिंकिंग आदमी के खिलाफ। जावेद तारिक साहब बोलिए। देखिए ये इनके जरा माइक बंद करें, ये भैया नफरत भर दी है। जनरल गुरमीत सिंह ने बिल्कुल सही कहा, हेट इंडिया, हेट राइट थिंकिंग पीपल, हेट राइट पॉलिसीज, आतंकवाद को बढ़ावा। ये मेरे भाई तारिक साहब देखिए एक बात सुन लें, ये पाकिस्तानी तारिक फतेह शरारत में करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सोशल मीडिया पे भी रगड़ा खामोश हो जाओ, झूठ मत बोलो, शर मत फैलाओ। अच्छा अगर टीवी पे तुम्हारी गेस्ट बुलाया है तो शरारत ना करो, माइनस बातें ना करो, पॉजिटिव कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपना जो गंद है वो जाके निकाल लो। मैं तुम्हें बोलने वो जो गधे हैं उनको सुनाओ, पाकिस्तान के खिलाफ बात करोगे मैं नहीं बोलने दूंगा, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करोगे मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मनफी बात मत करो। तुम कैसे रोकोगे मुझे? मैं तुम्हें कहूंगा तुम वादा करो कि तुम मुझ पर बात करोगे। पाकिस्तान में बैठे हो क्या? बांग्लादेश को मैं वापस मनाऊं, तुम्हारे मामू लगते हैं बांग्लादेश वाले। जावेद गफ्फारी साहब देखिए वो मेरे गेस्ट हैं, आपको भी थोड़ा संयम रहना चाहिए, आप भी मेरे मेहमान हैं। मैं चिल्लाकर कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन तारिक फतेह साहब को बोलने का मौका दूं, उससे पहले इस चूतू में से निकलना चाहता हूं और सीधे चलता हूं। ओम प्रकाश पांडे मेरे एक दर्शक हैं, पटना से जुड़े। ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे पाकिस्तान के पैनलिस्टों की बात सुन के? क्या उनको हेट इंडिया कैंपेन छोड़ नहीं देना चाहिए, कश्मीर को भूल नहीं जाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? जी दीपक जी, मैं समझ रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। इन पाकिस्तान की जो भाषा है वो तो मानसिक कुष्ठ रोगियों की भाषा है। वह भाषा तो खूब समझता है लेकिन बताता नहीं है कि वह क्या बोल रहा है, और बड़ी अपनी एक एजेंडे पे लगातार बकबक किए हुए है और खूब समझता है कि यह क्या सुनना चाहता है। अच्छा पांडे जी बताइए, इनको कश्मीर का सपना देखना चाहिए क्या? अरे कश्मीर का सपना, इनको तो सपना में भी सपना नहीं देखना चाहिए। कैसे ये देख लेते हैं ये लोग, लेकिन ये खूब समझते हैं कि कश्मीर में हमको कुछ मिलना जलना है नहीं। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा है कि इनको यह काम में लगे रहना है। इस काम को हमको लंबे समय तक लगे, क्योंकि इनका तो बहुत बड़ा पुराना रिश्ता रहा है ना कि इसी काम में हम लगे रहें। ऐसे मिलेगा नहीं, लेकिन इनकी लंबी योजना है और इसको लेके हमें जी ठीक है। तारिक फतेह साहब के पास चलता हूँ। तारिक साहब बताइए क्या ये सच नहीं है कि ISI और आर्मी इसी बल पर चलती है क्योंकि उसे हेट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाना है? सर इनका माइक बंद करें, ये बदतमीजी क्यों माइक बंद करें? तुम्हारे बाप का माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, माइक बंद करें। अरे भैया इंडिया का माइक बंद कर रहे हो। सिर्फ तारिक फतेह साहब के खिलाफ बोलोगे मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। पाकिस्तान तुम लगाओगे इंशाल्लाह, नहीं तो तुम बाहर बैठोगे। देखिए पाकिस्तान अरे भैया बैठे रहने दो जनाब। वो क्या जावेद साहब गुजारिश है मेरे मेहमान आप भी हैं, मेरे मेहमान वो भी हैं। ठीक है तारिक साहब बोलिए। ए भाई ये तैमूर के टट्टू पे बैठ के आए थे। देखे इन सबको पता है आज और कल के दिन कराची के अंदर क्या हशर हो रहा है। आपको पता है कि वहाँ 12 कमांडर्स महाजिर लिबरेशन फोर्स के बने। इनको चुप कराएं सर। कराची के अंदर घरों को आग लगाई जा रही है। ए भाई कुछ नहीं हो रहा। ओ प्लीज सर इसका मुंह बंद कराएं। अच्छा भाई तुम करते रहो ना, तुम्हें क्या है? तुम्हारे बच्चे जाके हिंदुओं को नफरत करना चाहते हैं। तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, तुम्हारी नमाजों में 48 टाइम्स अ डे तुम यहूदियों को गाली देते हो। हर जुम्मे के अंदर कहते हो, हर जुम्मे क्यों कहते हो कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब करे। कौमुल काफरीन कौन है? ये सिख, हिंदू, जैन, ईसाई, यहूदी। तुमको शर्म नहीं आती
कि लाहौर शहर में तुम्हें बैठ के शर्म नहीं तुम आती? बात करते हो पाकिस्तान की? बकते हो सुबह ए शाम भाई, बकते हो। तुम्हारा कोई पाकिस्तान ना कभी था और ना क्यों? रहेगा। तुम्हारे बाप का ये पाकिस्तान है और मेरा पाकिस्तान नहीं है तो। बिल्कुल। तो शर्मिंदा अपनी मादरी जबान पे अपनी पूथी बांध कर शैतानी नहीं करने दूंगा और चुप कर जा। क्यों बक कर रहे हैं? दूंगा। तारिक फतेह तुम तनु जितनी की फिक्र है बकवास पंजाब करनी दी। कर ली। अब तुम हम नहीं करोगे तारीख फतेह पाकिस्तान नहीं, के खिलाफ। पाकिस्तान तुम भी में कहोगे और कश्मीर दीपक बनेगा साहब, पाकिस्तान। चाहे अगर तुम भी पाकिस्तान कहोगे के लिए जावेद साहब प्लीज, जावेद साहब प्लीज, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका दीजिए। सिर्फ तारिक फतेह साहब 1 मिनट के लिए, सिर्फ तारिक फतेह साहब प्लीज। सर मैं जनरल बख्शी के पास इसके बाद तुरंत जाऊंगा। जनरल साहब मैं आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जैसा तारिक ना साहब conclude कभी करेंगे। पाकिस्तान था, ना कभी रहेगा, और 1971 में तय हो गया कि ये जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो बंगाल के लोग थे, उन्होंने थू करके फेंक दिया कि जाओ लेके जाओ अपने कचरे के डिब्बों को। और यहाँ जो मुसलमान औरतों को रेप करने वाली फौज, वो जनरल जिसने कहा कि मैं एक जनरेशन में बंगालियों की शक्लें बदल दूंगा, ये आज उनके कदमों में बैठे हुए हैं। These people raped 100,000 women. मुसलमान औरतों को रेप करने वाले ये लोग हैं। ये वापस जाके फिर 1971 में बलोचिस्तान में घुस के उन्होंने आज तक वहां जंग लड़ रहे हैं। बलोच बच्चों को हेलीकॉप्टरों से गिरा रहे हैं, उनकी औरतों और माओ बहनों को रेप करते हैं इनके फौजी। ये क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इनके जिस दिन बच्चियों के साथ वो होगा, तब इनको समझ में आएगा कि लफ्ज पाकिस्तान कितना घटिया वर्ड है। और ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये सुअर का गोश्त खाने वाले और विस्की पीने वाले मुसलमान, जिनको मस्जिद में जूता पहन के जानने से गांधी जी ने रोका कि जिन्ना व्हाट आर यू डूइंग वेयरिंग शूज इन अ मॉस्क। जिन्ना को पता नहीं था कि मस्जिद में जूते नहीं पहनते हैं। ये लोग पाकिस्तान बनाए, अंग्रेज के ठेके पे पाकिस्तान बना दिया कि ना हिंदुस्तान के 2 बाजू तोड़ दें, और आप जश्न मना रहे हैं। आपने हिंदुस्तान के बाजू काटे, जिस मुल्क में पैदा हुए उससे गद्दारी की, और आप मुझे कह रहे हैं गद्दारी। आपने हिंदुस्तान के साथ जो किया, उसके बाजू काटे बंगाल और फ्रंटियर और बलोचिस्तान को। आप सारी जिंदगी बदनसीबी में गुजारेंगे, आप पे कभी चैन नसीब नहीं होगा, और आपको हर एयरपोर्ट पे धुतकारा जाएगा और गालियां देके निकाला जाएगा। आप सिर्फ उसामा बिन लादेन के मेजबान बन सकते हैं। आपके यहाँ खालिद शेख मोहम्मद बसेगा। आप 9/11 कर सकते हैं, आप बंबई पे अटैक कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। दीपक एंकर बनो, दीपक इसे रोको, दीपक इसे शट अप कर दो, इसको रोको। ये गलत ठीक बोल रहा है, मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। अजीम भट्ट भाई, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। गफ्फार साहब, गफ्फारी साहब, जावेद गफ्फारी साहब, मैं पूरा मौका दूंगा। जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं, वो जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब्दुल समद भाई के पास आ रहा हूँ, ठीक है। अजीम भट्ट भाई के पास आ रहा हूँ, अजीम भट्ट साहब के पास आ रहा हूँ। जनरल बख्शी प्लीज। मेरी बात सुने। तारिक फतेह साहब जो लॉजिक दे रहे हैं, आप एग्री करते हैं उससे? मेरा नाम जनरल बख्शी। मैं बताता हूँ ना, तारिक फतेह साहब जो लॉजिक दे रहे हैं, तारिक फतेह साहब ने थोड़ी सी सिविलाइज्ड बिहेवियर करें प्लीज। 71 के जनरल बख्शी मेरा नाम है जनाब। की मुक्ति बानी के जनाब मुझे बोल लेने दीजिए। बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है का मतलब, डिबेट का मतलब, मैं बोलूं फिर आप बोले फिर मैं बोलूं, ठीक है साहब? आप चिल्लाएं मत। सर मैं सबको मौका दे रहा हूँ, जो बोल रहे कहने दे रहा हूँ। अजीम भाई प्लीज, अजीम भाई प्लीज। जनरल बख्शी की उम्र का लिहाज करिए, वो सीनियर हैं और उनकी बात पहले सुननी चाहिए अगर उन्होंने हाथ उठाया। मैं आ रहा हूँ आपके पास, जनरल बख्शी साहब। देखिए साहब, मैं अपने पाकिस्तान के जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, मुझे बहुत दुख हुआ देख के कि कितना जहर भरा हुआ है, कैसे जहर उगल रहे हैं। ठीक है साहब, ये जो जहर की मानसिकता है, ये आपके मुल्क को ले डूबे, ये सबसे ज्यादा नुकसान आपका करे। मैं फिर आपको एज अ बतौर एक बहुत एक्सपीरियंस सोल्जर, 37 साल मैंने अफसरी की है, 4 साल ट्रेनिंग जोड़ ले तो 41 साल मेरे फौज में गुजरे हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात करता हूँ। देखिए साहब, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हमारी शाह रग, हमारी दुखती रग, फलानी रग, ये रग, वो रग, तशद्दुद हो रहा है, फलाना ढिमकाना। हर तीसरे चौथे दिन आप लोग ये भोंपू बजाना शुरू करते हैं। आई आस्क यू अ स्ट्रेट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। व्हाट कैन यू डू अबाउट जम्मू एंड कश्मीर? ऑन ग्राउंड यू कैन डू नथिंग।
कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी फौज जानती है, इसलिए उसने मिलिट्री तरीके से तो ट्राई करना ही बंद कर दिया 71 के बाद। फिर वो टेररिज्म पे आए। अब आपको हमने क्लियर वार्निंग दे दी है साहब कि अगर आप समझते हैं कि ये छोटा, घटिया और सस्ता रास्ता है भारत को ब्लीड करने का, तो भारत ब्लीड नहीं करेगा। अगर आप मास कैजुअलिटी टेररिज्म करेंगे, पहले हमने आपको चेतावनी दी उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक से, उससे समझ नहीं आया, 3-4 महीने के बाद फिर आपने चुलबुली शुरू की, फिर हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर आपके एरिया के अंदर जाके, आपको क्लियर नोटिस दे दिया है कि आपके 1.5-2 पौए के न्यूक्लियर बॉम्ब कोई लड़ाई नहीं रोक पाएंगे। यू गेट दैट राइट। अगर आप हिंदुस्तानी खून गिराने की हिमाकत फिर करते हैं, बड़े पैमाने पे आप कोशिश करते हैं, यू विल गेट इट बैक। चाहे युद्ध हो या ना हो, हम लिमिटेड वॉर के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपके जो आका चीन ने भी कोशिश करी हमको डराने धमकाने की पिछले साल, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, होश हवास ठिकाने आ गए। ठीक है साहब, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, काम की बात करिए, मैं फौजी हूं। टाइम मत वेस्ट करिए, तकरीरें मत करिए, चिल्लाइए मत। आप बताइए आप कर क्या सकते? व्हाट कैन यू डू फॉर जम्मू एंड कश्मीर? मैं यही सवाल अजीम भट्ट जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक रुपेश कुमार लखनऊ से, जनरल साहब 1 मिनट रुपेश कुमार को लेते हैं। आप ही का सवाल अजीम भट्ट से पूछा जाएगा। आप रुपेश कुमार लखनऊ से, रुपेश क्या सोचते हैं, अब पाकिस्तान को हेट इंडिया कैंपेन बंद करनी चाहिए ISI और आर्मी को? मैं पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूं कि जो भारत है अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। पाकिस्तान होश में आ जाओ, नहीं तो वही हश्र होगा जो पहले अभी सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ है। आने वाले दिनों में चीन तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। हम आपको घर के अंदर घुस के मारेंगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं अजीम भट्ट साहब के पास। भट्ट साहब बताइए, जनरल बख्शी ने साफ कहा गलत सपने मत देखिए आप। हमारे यहाँ कहा जाता है, हर आउटडोर बस में लिखा है, दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो चीर देंगे। ये डायलॉग हम भी मारते होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है दीपक। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। देखिए, पहले बात तो ये है कि जनरल बख्शी साहब जो फरमा रहे हैं ना, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सबक खाली हमें मत पढ़ाइए ना आप। ये सबक आप ही सीखिए कि आपके प्रोग्राम में हमारे मुल्क से भागा हुआ एक भगोड़ा हमारे बानी के बारे में और हमारे मुल्क के बारे में, हमारे इदारों के बारे में, हमारी फोर्सेस के बारे में जो बदतहजीबी और बदतमीजी कर रहा है, आप उसको स्टॉप नहीं कर रहे और आप उसको ये नहीं कहते कि ये हेट है। तारिक फतेह जैसा शख्स ये बात कहता है कि 19 मेरी बात सुनिए, मैं बोलता हूं तारिक फतेह साहब बोल रहे हैं, इसमें क्या हो गया? पक्ष तो रखने दें, आपको तो पता था ना तारिक साहब आएंगे बहस में। हाँ जी, मैं जानता हूँ, मैं तारिक फतेह साहब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। जिन्ना साहब अपनी दोस्त की बेटी लेके भाग गए। तारिक साहब सुने ना, तारिक साहब सुने, तारिक साहब सुने। अरे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना मेरी दोस्त की बेटी लेके भाग गए 1971 में। मैं क्या 1971 में आपने जो मुक्ति बानी में हिस्सा लिया, मुझे नहीं पता कि वहां पर हमारे कितने फौजियों ने आपके साथ ज्यादती की है। ठीक है, आपके साथ हुई होगी ज्यादती, हो सकता है तभी आपको इतनी मिर्चें हैं, तभी आप इस मुल्क से भी भाग गए। अगर किसी जर्नैलों ने आपके साथ ज्यादती की है तो मैं मजम्मत करता हूँ भाईजान, आपके साथ मजम्मत क्या करेंगे? आपको शौक है उसका। बात सुने यार, बात वो कौन सा मौलवी मुफ्ती है आजकल? जनरल अरे भाई, वो मुफ्ती का नाम तो बता दो यार। सुनो तो सही, मुफ्ती का नाम भी बता दो। जिसने बच्चे के साथ किया है वो भी पता है। आप सुने बात को सुने। अभी बख्शी साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब देखें, कश्मीर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कश्मीर हमारा जो है ना वो अटूट अंग है। तो भाईजान बख्शी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वेरी रिस्पेक्टफुली आपसे बात करूंगा, नेहरू साहब आपके बानियान में से हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट आपको याद है कश्मीर पर क्या है? मुझे याद है, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर आपको कश्मीरियों को राइट देना चाहिए कि वो जहां जाना चाहे जाए। अगर नेहरू की ये स्टेटमेंट नहीं है तो मैं जनाब आपके साथ लाइव डिबेट के अंदर आपके सामने जो है वो माजरत करूंगा। अगर आप अपने नेहरू अभी भी नहीं कहा, आपका मुल्क आज आपका मुल्क इस वक्त उस हालत में है कि वो गोडसे को जिंदाबाद और गांधी को मुर्दाबाद कहता है। गोडसे को जिंदाबाद कहने वाले, गोडसे को जिंदाबाद कहने वाले इतिहास में जीना बंद कर दीजिए। आज की हकीकत को समझिए।
2021 का भारत क्या है ये समझिए। मैं इसी सवाल का जवाब जनरल गुरमीत सिंह से लूंगा। जनरल साहब में भी हमें पता थी। जनरल साहब सुन लीजिए, जनरल साहब से सुन लीजिए ना, जवाब तो लीजिए। आपने पूरा बोला, जवाब लीजिए। जनरल गुरमीत सिंह जी बताइए, इनको बताइए कि ये 1947 का वो भारत नहीं है, 2021 का भारत है। क्या इनको समझना नहीं चाहिए? दीपक जी, मैं बहुत नम्रतापूर्ण ये बताना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है, फॉर्मर जम्मू और कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा है, पाकिस्तान का जो कश्मीर की कहानी, जो नैरेटिव था, बिल्कुल खत्म हो गया, जड़ से निकल गया है। मैं ये जनाब को ये कहना चाहता हूं, आप दोबारा सोचिए, स्ट्रैटेजिक रिवर्सल कीजिए एज ए नेशन, क्योंकि आपके पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने आपके देश का और आपके अवाम को बहुत कष्ट और बहुत नष्ट किया है। तारिक फतेह साहब ने बहुत सुंदरता से बेसिक्स बताए, बेसिक गलतियां क्या थी, और जनरल बख्शी सर ने बहुत डिटेल से बताया कि आगे क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, टेरर और टॉक्स इकट्ठा नहीं हो सकती हैं। अभी जो भारत का ट्रेंड है वो है कि अगर कुछ भी होगा तो प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एक्शन होगा, एकदम प्यूनिटिव होगा, सजा के तौर पे होगा। सुन लीजिए, और बिल्कुल प्रिसीजन से होगा। और देखिए, ये जो पुरानी कहानी थी, सुन लीजिए जनाब, थोड़ा धैर्य रखिए। ये जो पॉलिसी थी ना, हेट इंडिया, एंटी इंडिया, ये जो अग्रेशन था आपका, जो अभी भी आप दिखा रहे हैं, जो मिस इंटरप्रेशन किया है जिहाद को, धर्म को, और देखिए जो रेडिकलाइजेशन किया है, उसकी बहुत हानि हुई है। उसी के कारण है कि आप इस प्रकार से बोल रहे हैं। आपकी जो पाकिस्तान की दुश्मनी का दायरा है ना, आपने इजराइल तक ले गए, वहां पर आप हमास को ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप फ्रांस के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं रेडिकलाइजेशन को लेके। देखिए, आप अपने देश का, अपने अवाम की देखभाल कीजिए। आपको आज के दिन में हम तो देखभाल कर रहे हैं, हमारी देखभाल की प्रॉब्लम क्या है भाई? आप सुन नहीं रहे हैं। हमारी देश है, हाथ तो देखिए, हमारे हुनों के प्यासे हो। आपको हमारा ऐसे कहते हैं हो गया कि ऐसे कहते हैं कि जब आप सुनते हैं, लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। कौन चिल्ला रहा है? जावेद गफ्फारी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। नाटा हो गया सर एकदम से। समझ, ऐसे लगता है लोग समझ गए। ना, मैं सीधे जावेद गफ्फारी साहब के पास चलता हूँ। जावेद गफ्फारी साहब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है। अपना मुल्क तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुकी है, वहां पर हालत यह है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, खाने के लिए दाल नहीं है, खाने के लिए ब्रेड नहीं है, खाने के लिए दूध शक्कर नहीं है। आप क्या कश्मीर को संभालेंगे? पहले अपना घर तो संभाल लीजिए, उसके बाद पड़ोसी के घर में जाकिएगा ना। दीपक चुरंगिया, इस वक्त मेरे पास है 43 सेकंड, और मुझे पता है कि आपने 43 सेकंड भी मुझे नहीं बोलने देना, क्योंकि अभी कोई ना कोई टू करेगा और आपने कहना है कि जी निकल जाए, क्योंकि आप जब बुलवाते हैं किसी अपने गेस्ट से, अरे आप मीडिया 2 में बैठा होगा, जो नेगेटिव बोलेगा सभ्यता से आराम से, उसको आप बोलने देंगे। हाँ, मैं आराम से बात करता हूँ। जनाब दीपक चुरंगिया साहब, आपका सवाल आपके मुंह पे मारता हूं, क्योंकि आप गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भूख नांग नहीं है, पाकिस्तान में इकोनॉमी कोई बुरहान नहीं निकला हुआ, पाकिस्तान के अंदर हम सरप्लस जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी आपने जो बजट देखा, ये तारिक फतेह की जो मलूसाना लिखना पड़ रहा है, गधे बेच के इकोनॉमी बढ़ाएंगे। आप बिल्कुल पिछले 3 साल में पाकिस्तान की मईशत नीचे से ऊपर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। 20 बिलियन सरप्लस है इस वक्त पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर हाँ, ये लिखा इकोनॉमिक सर्वे में 3 लाख गधे बढ़ गए पाकिस्तान में। दीपक चुरंगिया, पाकिस्तान पूरे एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहा है, सबसे महंगा पेट्रोल इंडिया दे रहा है। अगर आप इस हकीकत को झुटला सकते हैं तो झुटला दीजिए। तारिक फतेह साहब, अगर कोई स्टडी है आपकी, तारिक फतेह साहब, अगर इसके ऊपर आपकी कोई स्टडी है तो ले आइए। दाल रोटी मत खाइए, चिकन मत खाइए, गोश्त मत खाइए, पेट्रोल पीजिए, जावेद गफ्फारी साहब। पेट्रोल कुछ खा रहे हैं, पेट्रोल से आम आदमी की पेट भर सकता है क्या? बताइए। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा बल दे के बात कर रहा हूँ। और तारिक फतेह जो मलूसाना हंसी हंस रहे हैं, ये इसलिए हंसी हंस रहे हैं क्योंकि ये बाहर बैठे और इनको
समझ नहीं आ रही है क्या करें। ये मनूसाना हंसी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तारिक फतेह को मजा आता है जब पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन मुझे मजा आता है जब मैं पाकिस्तान के हक में बात करता हूं और जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूं और जब इस तरह के भगोड़े के सामने लगाऊंगा तो डबल मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद हो। तारिक फतेह मेरी एक छोटी सी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा मैं पाकिस्तानी संसद की, वहाँ लाल जूते चले इस हफ्ते, वो भी दिखाऊंगा जावेद गफ्फारी साहब। ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान की राजनीति में, ये भी बता दीजिए। पाकिस्तान की राजनीति में जो हो रहा है ये आपका किया हुआ गंद है। उसके जब आप लोग साजिश करते हैं ना, यहाँ पे जो आपके पालतू है वो यहाँ पे आके गंद करते हैं और आपको खुशी मिलती है। सर आप पाकिस्तान का झंडा लहराइए, पर हम जल्दी गिलगित बाल्टिस्तान में इंडिया का झंडा लहराने वाले हैं। पाकिस्तान में इंडिया का झंडा तो नहीं लहराएगा, लेकिन इंडिया में इंशाअल्लाह पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को मंकी राजा क्यों बोल रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा है। ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं ना, ये ग्रीन रंग छा जाएगा कश्मीर के अंदर भी और इंडिया में भी इंशाअल्लाह। मैं बता रहा हूँ जिस तरह आपकी साजिश है ना, साजिश कभी बाबर की औलाद बोली अब। चीज कभी बनप नहीं सकती और पॉजिटिव चीज को कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान तैमूर के टट्टू पे आप आए थे, इंशाअल्लाह मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह पाकिस्तान बात करेगा। और इस तरह के तारिक फतेह झूठे जो हंस के ताले बातें करते हैं और वो हमेशा मुनाफिक बंदा होता है जो हंस के बातें करते हैं, और जिस तरह तारिक फतेह कर रहे हैं और इस तरह से सब साबित होता है कि ये चलिए मैं आपको 2 मिनट बोलने दिया, आपने 43 सेकंड कहा था, मैंने 2 मिनट ये बच्चे इतने कहाँ पीछे में घूम रहे हैं। ठीक है मैं समझ साहब आपके पास आ रहा हूँ, बस तुरंत आ रहा हूँ। मेरे एक दर्शक जुड़ गए रोहित ज्यादा देहरादून से, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं रोहित ज्यादा देहरादून से, उनके पास चलते। रोहित बताइए क्या कहेंगे हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट की बात सुनकर। हेलो हेलो हाँ रोहित बताइए क्या कहेंगे आप पाकिस्तान की आज की हालात पर। जी सभी को मेरा नमस्कार, मैं रोहित जयाड़ा। सर मेरा ये कहना है कि ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, पाकिस्तान साजिश रचकर जंग की जमीन की तैयारी कर रहा है। इसमें चीन की तरफ से उसे मदद मिल रही है। महामारी के इस कहर के बीच जब दुनिया के देश आपस में दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उस वक्त हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के तख्त पर बैठे इमरान खान हिंदुस्तान के खिलाफ जंगी मोर्चे के षड्यंत्र कर रहे हैं। वो भी तब कि जबकि हिंदुस्तान इंसानियत के नाते ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जान बचाने के लिए मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की मदद से पीओके में ऐसी जगह ड्रोन पोस्ट बनाई है जिससे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी असला और ड्रग्स आसानी से बाहर भेज सकता है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा ये मानना है कि इस ऐसे समय पे पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ आगे आकर हमारी मदद करनी चाहिए ताकि इस महामारी के खिलाफ हम लड़ सकें। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात पर मैं रोहित की बात सुनकर ब्रेक पे रुकूंगा। ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा, आपको पाकिस्तानी संसद की तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या किसी संसद में ऐसा हो सकता है। गालियां, लाल जूते, सब कुछ चला। प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या क्या नारे लगे देखेंगे ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर संसद में हुई दे दनादन, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए गधों का सहारा, साथ ही साथ 35 देशों ने उनकी मैंगो डिप्लोमेसी ठुकरा दी, वापस भेज दिए उनके आम। और आम भेजा भी कौन सा, बिहार में पैदा होने वाला चौसा, अपनी आम की कसम भी नहीं है उस देश के पास। सीधे देखते हैं पाकिस्तान की संसद में क्या हुआ, उसके बाद मैं आपको पैनल से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जावेद गफ्फारी साहब है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अब्दुल समद याकूब साहब है, पीटीआई के प्रवक्ता हैं जो कि वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है। अजीम भट्ट साहब हैं जो कि एक पत्रकार हैं। साथ ही साथ तारिक फतेह साहब हैं, लेखक है, पत्रकार हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। ये तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। हम सीधे आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी संसद की तस्वीर। सीधे चलते हैं पीटीआई सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब के पास। याकूब साहब, ये संसद में क्या हो रहा है? जूतेलाज चल रहे हैं, मारपीट चल रहा है, गाली गलौज हो रही है। विश्व में ऐसा संसद में इस तरह की गाली गलौज तो कहीं नहीं देखी गई। चोट लगी हुई है खातूनों को।
एक शर्मनाक दिन है ये पार्लियामेंट की हिस्ट्री का कि दोनों तरफ से रेलवे बैंक की तरफ से भी और ऑपोजिशन की तरफ से जब भी कोई क्रूशल मूवमेंट आता है पॉलिटिशियन के ऊपर, इन्होंने हमेशा लोगों को मायूसी किया होता है। यानी कि ये सियासतदान इतनी इमेच्योरिटी का कि इस तरह से उन्होंने दंगल लगाया हुआ है, जिस तरीके से जितनी मजम्मत की जाए कम है। यानी कि इसको अगर अवाम देखती है पाकिस्तान की तो वो इनसे क्या तवक्को करेगी? इसके बरक्स तो मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं। ये तो सर दुनिया भी देख रही है ना इसको, दुनिया भी देख रही है। अभी तो जावेद गफ्फारी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान में सब कुछ बहुत अच्छा है, हम तो कश्मीर तक जाएंगे। अब देखिए अपने घर में ही लात जूते चल रहे हैं, वो भी संसद में आपके यहाँ। जावेद गफ्फारी साहब क्या कहेंगे? दीपक साहब मैं जरा कंप्लीट कर लूँ प्लीज। दूसरी तरफ अभी कुछ देर पहले हाँ समझ साहब माफ कीजिएगा, कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। जी सारे पता साहब के बारे में जितनी जैसे पर पर्सनल सर ये पीछे पूरा मोहल्ला आया हुआ है क्या बच्चों का? ये पापा बुला रहे हैं सर, यहाँ पे हमें ये बच्चों को तो हटाएं पीछे से। वफारी साहब की साइड सर जी बच्चे तो हटा पिछों, तो सुनाई नहीं दे रहा, पूरा मोहल्ला आ गया शायद। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से गफ्फारी साहब ने पर्सनल कमेंट्री की और जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये नहीं होने चाहिए। तारिक फतेह साहब से लाख इख्तिलाफ में होते पैनलिस्ट है, लेकिन मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आप इस तरीके से किसी को आके मलाई करें, किसी की तौहीन करें, आप इख्तिलाफ करें, किसी इशू के ऊपर इख्तिलाफ करें, भले ठीक है वो एक वक्त पाकिस्तान के थे, आज वो कनाडा में बैठे हैं और हमारे इख्तिलाफ उनसे मजहब के ऊपर हो सकता है, हमारा इख्तिलाफ उनके कल्चर जो हर चीज के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। अगर मुझे तारिक फतेह साहब से इतनी तकलीफ है तो मुझे चाहिए कि मैं प्रोग्राम में ना आऊँ, अगर मुझे उनसे इतनी नफरत है, क्योंकि मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पे हेट स्पीच के अलावा तो और कुछ हो नहीं रहा था। मैं इसलिए खामोश रहा कि इतनी हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, इवन इंडिया के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे कुछ इश्यूज को डिस्कस करने के लिए बैठे, ना कि इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए या आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे। इसलिए उसके बाद तारिक साहब से मैं कहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें की वो थोड़ा सा वहाँ पे भी अपने आप को पीछे रखा करें, क्योंकि सारी बातें हमारे भी बात है, हमारा मुल्क है और आप आके हमारे मुल्क के बारे में इस तरह से कहेंगे। ठीक है, आप 71 की वॉर के बारे में कहें, मैं भी मानता हूँ कि उसमें कुछ स्याह चीजें, कुछ तारीख, कुछ स्याह है हमारी। बहुत बड़ा दिल है सर, तारिक साहब का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन आप में भी सुनने का मादा होना चाहिए। जावेद गफ्फारी साहब में भी अपनी आलोचना सुनने का मादा होना चाहिए। जावेद गफ्फारी साहब अभी तो आप कह रहे थे पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है, फिर संसद में गाली गलौज क्यों हो रही है, वो भी टीवी कैमरों के सामने, वो भी आपके सांसदों के द्वारा। बिल्कुल दीपक ये बिल्कुल पार्लियामेंट में ये हुआ है, और कौन सी पार्लियामेंट है जिसमें ये नहीं होता? क्या भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जो मौजूदा वजीर आज़म है उनको उसकी कांग्रेस की तरफ से गालियां नहीं पड़ी? क्या उनको नहीं कहा गया? खवातीन ने खड़े होकर नहीं डांटा कि भारत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया? हर जगह पे होता है, जूते नहीं चलते ना सर, ऐसी गाली गलौज नहीं होती कि बीप करना पड़े, हमारे आज तक नहीं हुआ। हर जगह पे होता है दीपक ये हर जगह पे होता है, और ये आप लोगों का हमारे आज तक नहीं हुआ सर। 30 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, ये जो गाली 30 साल से भारत के पार्लियामेंट के हर गलियारे को देखा है। ये जो गाली गलौज कर रहे थे ये उसी तरह के पार्लियामेंटेरियन है जिस तरह के आपके पार्लियामेंटेरियन है। आपके पार्लियामेंटेरियन और हमारे पार्लियामेंटेरियन अल्लाह की मेहरबानी से एक तरह के ही होंगे। वो भी इसी तरह के ड्रामेबाज और चोर है, ये भी उसी तरह के ड्रामेबाज और चोर है। अच्छा। ये पार्लियामेंरियन अगर ड्रामेबाज और चोर होते तो प्लीज हमको पाकिस्तान से कंपेयर मत करिए, हमको पाकिस्तान से कंपेयर मत करिए। जनरल बख्शी बताइए, क्या हम पाकिस्तान के हालात से कंपेयर हो सकते हैं? बताइए जनरल बख्शी साहब, आज भारत कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जनरल बख्शी साहब, फिर तारिक फतेह साहब। देखिए साहब, मैं फिर अपने पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स को कहूँगा, आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। आपके मुल्क में क्या फसाद हो रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन, वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट एडिफाइंग। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये बहुत ही दिस इज द साइन। प्लीज सर लेट मी फिनिश। ओ भाईजान, मैं बख्शी मेरा नाम भारत में भी कोई अच्छे काम नहीं हो रहे, भारत में भी इसी तरह के फसाद होते हैं, भारत में भी प्रोटेस्ट होते हैं, भारत में भी एहतजाज होते हैं। आप बड़े थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है भारत। जावेद साहब रुक जाइए ना, आपको पूरा वक्त दिया, सुन तो लीजिए जनरल साहब की बात। हाँ देखिए, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ।
वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हम यहाँ से कहाँ जाए। अब पहले आपने सीज फायर मांगा 3 महीने पहले, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि आपको बड़ा शक था कि इसकी वजूहात क्या, ऑल ऑफ अ सडन सीज फायर की। फिर हमने देखा साहब आपको 3-4 हफ्ते की शांति मिली, आपने टेररिज्म बढ़ानी शुरू कर दी। वहां से चीन ने आपको एक वायरोलॉजी की इंस्टीट्यूट खोल दी है पाकिस्तान में DSTO के नीचे। तो आपको लगा अगर चीन बगैर लड़े भारत को नुकसान पहुंचा सकता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर से, और आप तो माशाअल्लाह टेररिज्म के माहिर हैं, तो आपने सोचा कि आप ये सब करके भारत को दुखी करेंगे, लड़ने की क्या जरूरत है। साहब लड़ना पड़ जाएगा आपको, मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या कह, आपको लड़ना पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि भारतवर्ष के लोग बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि कोई हमारे लोग टेररिज्म से मारे, कोई हमारे लोग बायोलॉजिकल वॉरफेयर से मारे। आप समझ गए, आपको जवाब मैदान जंग में मिल जाएगा, नुकसान बहुत भारी होगा। अरे जनरल साहब बोलने का क्या फायदा। मैं माफी चाहता हूँ, आपको टोक रहा हूँ। जावेद साहब मुझे अजीम भट्ट तक जाने दीजिए। देखिए वो हाथ उठा रहे हैं। जावेद साहब अजीम भट्ट तक जाने दीजिए। अजीम भट्ट साहब बोलिए। ये नफरत की भावना जो पाकिस्तान ISI और आर्मी ने फैलाई है, इसे कब छोड़ेंगे बताइए अजीम भट्ट साहब। अच्छा मुझे एक बात बताइए, देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ, दीपक साहब आप कह रहे हैं या बख्शी साहब कह रहे हैं या कोई भी हमारा पैनलिस्ट कहता है, तो मैं उसकी खुली तौर पे, चूंकि मैंने पहले भी बात की है कि मैं कोई तहरीके इंसाफ का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, एक इंडिपेंडेंटली एनालिस्ट हूँ या जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं आपको ये बात करूँगा कि डेफिनेटली जो हुआ वो गलत हुआ और दोनों जानिब से हुआ, वो गवर्नमेंट है या वो अपोजिशन है, और उसको बड़ी अच्छे तरीके से समद साहब ने जो है वो उसको डिफाइन किया है। और उसके बाद बात ये है कि हमारी पार्लियामेंट में अगर इस तरह का मामला हुआ है, तो जैसा गफारी साहब ने कहा कि बहुत सी पार्लियामेंट्स में ऐसा होता है और हम लोग अपने आप को यूएस क्लेम नहीं करते हैं। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो स्पीकर थे उन्होंने इसके ऊपर कमेटी बनाई, उसके ऊपर 7 बंदों के दाखिले पर पाबंदी लगाई, तो डेफिनेटली उसने जिसने गलत किया उसको उसकी सजा मिल रही है। बट दूसरी अहम चीज ये है कि आप यहाँ पर एक दफा फिर पार्लियामेंट के इश्यूज के ऊपर हमारी ISI को, हमारी फौज को लेके आएंगे। अब मुझे बताएं कि ये क्या डिबेट बनेगी आपकी, या आपका क्या आर्ग्यूमेंट है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ, ये बजट की कॉपियां चाली गई है, उसके साथ ISI या आर्मी का क्या लिंक है। तो डेफिनेटली ये जो आप सेंटिमेंट की बात कर रहे थे कि हेट सेंटिमेंट है, हेट स्पीचेज है, हेट माइंडसेट है, तो वो हेट माइंडसेट तो आपका है कि एक पार्लियामेंट का इशू है और आपको इतना हेट है हमारी ISI से, इतना हेट है हमारी आर्मी से, इतना हेट है। सर आपने तो देश ही बना दिया, आपने तो नफरत पे देश ही बना दिया। आपने अजीम भट्ट साहब नफरत पे देश बना लिया है, नफरत के आधार पर देश बनाया है आपने। आपकी देश की वजूद ही नफरत पे टिकी हुई है। तारिक फतेह साहब कंक्लूडिंग कमेंट, क्या पाकिस्तान एक मजहब के खिलाफ नफरत के नाम पर नहीं बना है, बताइए। गया गुजरा मुल्क है। देखिए ये जो पार्लियामेंट में हुआ है ना, एक सेकंड क्यों नहीं सर जी, एक सेकंड, ए भाई एक सेकंड। देखिए पार्लियामेंट में जो हुआ है वो ये निशानदेही करता है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई जा ही नहीं सकता बगैर फौज के और ISI की मदद के। प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते थे जब तक उनको ये बैकिंग नहीं थी, इसीलिए कहा जाता है उन्हें सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अगर इलेक्शन पाकिस्तान में हो आज, तो पंजाब के अंदर वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आपको नजर आ रहा है। और ये सारा झगड़ा हुआ शहबाज शरीफ के बोलने पे कि वो बोल ना पाए, कि अपोजिशन का आदमी जो बोलना चाह रहा है उसको नहीं। ये अकेले नहीं है, सरदार अख्तर मेंगल जो बलूचिस्तान के बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, ही हैज बीन आस्क्ड टू शट अप एट मेनी टाइम्स। हुआ ये है कि हमारे यहाँ एट द रूट्स पॉलिटिकल प्रोसेस से पॉलिटिशियन नहीं बढ़े हैं, हम फौजी अफसरों की खिदमत करके ऊपर आए हैं। सो वी डू नॉट नो कि इलेक्शन लड़ना जीतना क्या है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में है जिसका जिक्र नहीं कोई कर रहा, वो कराची के अंदर जो घर जलाए जा रहे हैं। बिल्कुल समझ गया आपकी बात। आम मासूम लोगों के घर तबाह कर दिए गए, फॉर व्हाट, वो किस चीज के लिए। एंड कोई बताने वाला नहीं है कि सड़कों के ऊपर लाखों का जुलूस जा रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा है। लेकिन सिंधियों ने आपकी तरह बाइट भागने को तरजीह नहीं दी है। ठीक है, मैं यहीं पर रोकूंगा तारिक फतेह साहब, अफसोस वक्त इतना ही है, मैं यहीं पर रोकूंगा, वक्त इतना ही है, अगले हफ्ते फिर बहस कर लेंगे हम। लेकिन मैं चलते चलते ये कहना चाहता हूं कि जब तक पाकिस्तान
नफरत की नीति नहीं छोड़ेगा तब तक उस देश का भला नहीं हो सकता। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन बता दूं 98% लोग हमारे दर्शक कह रहे हैं देश की बहस के कि जो भारत की विदेश नीति है वो अच्छी है। 98% लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत की विदेश नीति का मुकाबला नहीं कर सकता। अब एक ब्रेक।